हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा एंड हम एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको बता दूं, स्पेशली सीटेट के लिए है, बट ये अदर कंपटीशन में भी के लिए भी है आप लोगों के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। उपमहाद्वीप में लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लोगों ने सबसे पहले उपमहाद्वीप में कहाँ से रहना शुरू किया था, बसना स्टार्ट किया था। नर्मदा नदी के स्थान पर रहना शुरू किया था और उपमहाद्वीप पे जो सबसे पहले फसल उगाई गई थी गेहूं तथा जो जैसी फसलों को उगाया गया था। आगे हम पढ़ेंगे कुछ नदियों के बारे में, और जो नदियों के आसपास जो सबसे पहले जो साम्राज्य बसा था वो कौन सा था, कितना शक्तिशाली था, उनके अलावा क्या और भी साम्राज्य बसे थे, इनके बारे में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सहायक नदियां बता दूं। सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो किसी एक बड़ी नदी में अगर छोटी छोटी नदियां जाके मिल जाती है, वो सहायक नदियां होती हैं। इसमें देखो, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे ना कुछ आरंभिक नगर फल फूले थे, लेकिन और जो बसना शुरू किया था वो 2500 वर्ष पूर्व। गंगा के दक्षिण में जो सबसे पहले जो क्षेत्र, जो सबसे पुराना प्राचीन क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोग यहाँ पे हम देखेंगे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा क्या करते थे, और ये यात्रा ज्यादातर जोखिम भरा होता था। कभी नेचुरल डिजास्टर का सामना करना पड़ता था और व्यापार के लिए इधर उधर इन्हें आवागमन करना पड़ता था जहाजों के द्वारा। उस टाइम देखो, धार्मिक गुरु भी हुआ करते थे, इसमें पता है लगा है, जो लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे और एक गांव से दूसरे गांव तक, कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया करते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों को खोजने की चाह में यात्रा भी किया करते थे और दूसरों के विचारों को जानने का अवसर भी मिलता था। इसके बाद जो ये पहाड़ी और पर्वत समुद्र है, वो उपमहाद्वीप की प्राकृतिक, जो वहाँ की जो प्राकृतिक सीमाएं बनाती थी, जैसे कुछ पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए, समुद्र हो गए, वहाँ की सीमाएं बनाते थे। इन सीमाओं के होने के बावजूद कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने इनको पार किया, बल्कि वो पार करना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने इन सीमाओं को पार करने की कोशिश की और उन पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग आए और यहीं बस गए। जैसे उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग आए और यहीं आके बस गए। आगे हम पढ़ेंगे संस्कृत और समृद्ध के बारे में। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो भारत का नाम है वो कैसे प्रयोग किया गया। आपने इंडिया शब्द का जो प्रयोग है वो कैसे हुआ। इंडिया शब्द सबसे पहले इंडस से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु तथा हिंदोस अथवा इंदोस और इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग जो उत्तर पश्चिम से आने वाले जो लोग थे उनके नाम पर प्रयोग किया जाने लगा। इस समूह का जो उल्लेख है, ये जो आप ईरानियों और यूनानियों का जो समूह का जो उल्लेख है, उनको संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी जो कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। तो आपको मैं पहले वेदों के बारे में बता दूं कि वेद 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले ऋग्वेद है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, देन सामवेद। और इन चारों वेदों में से जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, जो 3500 वर्ष पुरानी है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। आगे मैं आपको ये पांडुलिपि के बारे में बता दूं कि पांडुलिपि जो है एक भुर्ज पेड़ की छाल से बनाई जाती है और इस पे लिखने के काम आती है, और लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। और ये जो पांडुलिपि है वो हाथों से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त हुआ है, अंग्रेजी में पांडुलिपि है। ये अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला जो मैन्यू स्क्रिप्ट है, मैन्यू का मतलब होता है हाथ से लिखा हुआ, स्क्रिप्ट का मतलब तो आपको पता है कि लिपि होता है। और ये जो शब्द लिया गया है वो लैटिन शब्द माना गया है। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्र व हिमालय में उगने वाले जो भुर्ज नामक जो पेड़ होते हैं उनकी छाल से विशेष तरीके से तैयार किए जाते थे।
और ये जो पांडुलिपि है इनको तो या तो कीड़ों ने खा लिया है, कुछ ही ऐसी पांडुलिपियां बची हुई हैं आज भी उपलब्ध है। ये मंदिरों विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार की विशेष चर्चाएं मिलती हैं। या तो ये कुछ प्राकृतिक भाषा में या तमिल में ही मिलेंगी। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे उस टाइम। अब मैं आपको कुछ अभिलेख के बारे में बता दूं। देखिए, अभिलेख जो होते थे वो पत्थर और कुछ कठोर जैसी धातु पर उत्कीर्ण करके लिखे जाते थे। उस टाइम के जो शासक थे वो अपने आदेश को अपने साम्राज्य के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में, उनका कैसा शासन चल रहा है, वो अभिलेखों पे उत्कीर्ण करके लिखवाया करते थे। अशोक का नाम आपने सुना ही होगा। अशोक जैसे साम्राज्य ने अभिलेखों का प्रयोग किया है, अपने आदेशों को लिखवाया है जनता के लिए। सबसे पहले अपने आदेशों को पहुंचाने वाला जो राजा था वो अशोक ही था, जो अभिलेखों के द्वारा उन्होंने अपने आदेशों को पहुंचाया था। तो अभिलेख का यूज इसलिए किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो पुरातत्वविद हैं वो पत्थर ईंटों से बने जैसी अवशिष्ट चित्रों का अध्ययन करते हैं। इन्हीं की वजह से हमें ये सब जानने को मिलता है कि पहले लोग क्या करते थे, कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था, किन चीजों का यूज करते थे। पुरातत्वविद ने कई चिड़िया, जानवर और मछलियों की हड्डियां भी इनका खोज किया है, क्या पता किया है कि कैसे क्या होता था। और ये जो बाएं और जो आपने पिक्चर में देख रहे हैं पात्र है, ये पात्र लगभग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमने पांडुलिपि और अभिलेखों के बारे में तो पढ़ा ही है। इसमें पांडुलिपि और अभिलेखों का बस यही बता रखा है।